स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसमें फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर जो पहला चैप्टर है, ये बायोलॉजी से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं, जो बेसिक टेक्निक्स हैं, उनके बारे में बताएगा। हम अपने पहले पेज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन में बताएगा बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बायोलॉजी है क्या। जैसे अदर साइंसेज है ना, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। अब केमिस्ट्री में क्या करता है, आया कि वो लिविंग बॉडी है या नॉन लिविंग बॉडी है, उनमें जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं, उनमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको वो डिस्कस करता है। जब हम फिजिक्स की तरफ जाते हैं तो वो एनर्जी और दूसरा मोशन, इनके दरमियान रिलेशनशिप है, जो लिविंग बॉडी है या नॉन लिविंग है, उनको एक्सप्लेन करता है। और जब हम लोग जाते हैं बायोलॉजी की तरफ, तो ये बताएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में किसी भी फॉर्म के अंदर है तो वो किस चीज का बना हुआ है। देखिए, हमें हमें मालूम है कि वो सेल से बने हुए हैं, तो साथ साथ वो देखेगा कि सेल के अंदर क्या कुछ है, किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब जो दुनिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है, इनका अपने साथ मौजूद नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, इन सब बातों को हमने समझना भी है, एक्सप्लेन भी करना है, उनको डिटेल में स्टडी भी करना है। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो लिविंग नेचुरल वर्ल्ड है, यानी जितने भी जानदार मौजूद है, उन सबको एक्सप्लेन करना है। तो बायोलॉजी फिर क्या होगी, इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी दुनिया में जितने भी जानदार है उनको जब हम स्टडी करेंगे तो इस साइंस की इस फील्ड को क्या नाम देते हैं, बायोलॉजी देते हैं। अब आगे वो बताएगा कि यहाँ पे कि लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है। अब जिंदगी को एक वर्ड या एक सेंटेंस में डिफाइन करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको डिस्क्राइब करना कदरे मुश्किल होता है। तो अब जितने भी हम लोग फील्ड ले रहे हैं साइंस से रिलेटेड, तो हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिलता। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि लाइफ का मीनिंग क्या है। जैसे अदर थिंग्स होते हैं ना, किसी के एक डायरेक्ट मीनिंग है, तो इसका कोई अभी तक ऐसा हम स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं ढूंढ सके, या इस तरह के हम किसी टेक्निकल वर्ड्स में हम इसे बयान नहीं कर सकते। या व्हाई शुड देयर बी लाइफ, exactly, these are the questions not usually taken up by biologists and are also left to philosophers and theologians. लेकिन जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, अब बायोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, उस पर्सन को कहते हैं दैट इज एक्सपर्ट इन बायोलॉजी। जो बायोलॉजी के अंदर एक्सपर्ट है, हम उन्हें क्या कहते हैं, बायोलॉजिस्ट कहते हैं। अब जो बायोलॉजिस्ट है वो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि जो जिंदगी है वो कैसे वर्क करती है, किस तरीके से मौजूद है, किस तरीके से वो नॉन लिविंग के साथ इंटरएक्ट करती है। तो इन बातों को बायोलॉजी एक्सप्लेन करती है। अब आगे देखेंगे हम लोग लाइफ फॉर बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट के लिए जिंदगी क्या है। जिंदगी से मुराद है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जिंदगी क्या है, कि जिंदगी उन कैरेक्टरिस्टिक्स का मजमुआ है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग, अब नॉन लिविंग में डेड ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, उनसे वो डिस्टिंग्विश करती है। कि जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड कम्प्लेक्स एंटिटीज हैं। अब कम्प्लेक्स एंटिटीज हैं जैसे कि ये एक या एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए हैं। अब देखिए, आप लोगों ने एक सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा कि उसके बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है। अगर वो बैक्टीरिया है, फंगाई है, अलगी है, प्लांट है, तो उसके बाहर सेल वॉल भी आ जाती है। अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक नई दुनिया है, तरह तरह की ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। दूसरा, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज के साथ साथ इंक्लूजन्स मौजूद हैं, स्मॉल लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो ये एक सिंपल नहीं है बल्कि कम्प्लेक्स एंटिटीज हैं। ऑर्गेनिजम्स कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जितने भी जानदार हैं, बैक्टीरिया से लेके एनिमल तक, इनके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोग्राम मौजूद है, एक स्पेसिफिक सेटअप मौजूद है, जो कि जीन्स पर मुश्तमिल है, डीएनए आरएनए पर मुश्तमिल है। अब वो क्या करता है, उन्हीं खसूसियात को अगली जनरेशन में जब रिप्रोडक्शन होती है तो नए जानदार बनते हैं, उनके अंदर भी उन कैरेक्टरिस्टिक्स को वो ट्रांसफर करते हैं, ताकि वो भी अपने बॉडी के तमाम फंक्शंस को इजीली और एक बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म कर सकें। कैन अक्योर एंड यूज एनर्जी। अब जितने भी जानदार हैं उनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए,
उसको वो हासिल भी करते हैं, आगे उसको यूज भी करते हैं। कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमेरस केमिकल रिएक्शंस। अब जितने भी जानदार हैं इनके पास क्या है, मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शंस को ये परफॉर्म कर रहे हैं। कैन ग्रो इन साइज। अब एक जानदार है वो तो ग्रो करता है, आप लोग खुद देखेंगे, हमने एक बीज उगाया, जर्मी उसकी सीडलिंग से लेके कुछ अरसे के बाद देखें कंप्लीट एक मैच्योर प्लांट बॉडी बन जाती है। इसी तरह इंसान से लेके अपनी बर्थ से लेके बाद में उसकी लाइफ के 10-15 किसी भी साल उसको ऑब्जर्व कर लें तो वो क्या कर रहा है, ग्रो इन साइज कर रहा है। मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जिस तरह की भी चेंज आती है तो लिविंग बॉडी की कोशिश होती है कि मैं अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखूं, कि जिस टेम्परेचर पे उसकी बॉडी का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चल सकता है वो ट्राई करता है, इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली चेंज को रेजिस्ट करता है और अपनी बॉडी को नॉर्मल की तरफ लेके जाता है, जिसे होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। प्रोड्यूस ऑफ सफरिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स, रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। अब वो रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे जानदार भी पैदा करते ताकि उनकी सर्वाइवल हो सके, और उसके साथ साथ वो अपने एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को वो डिटेक्ट करते हैं, उसको रिसीव करते हैं और एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिस बॉडी के अंदर होंगी, ये करेक्टरिस्टिक हम कहेंगे वो एक लिविंग बॉडी है। जो और ये तमाम खसूसियात एक बेजान के अंदर नहीं है, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जानदार और बेजान क्या चीज है। इसके बाद हम लोग ये लास्ट पे, पहले पेज के लास्ट पे ये कुछ यहाँ पे बायोलॉजी की ब्रांचेस का जिक्र है, जैसा कि इकोलॉजी है। इकोलॉजी को क्या, इकोलॉजी है एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, मार्फोलॉजी। अब मार्फोलॉजी दो तरह की है, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है और इंटरनल मार्फोलॉजी है। इंटरनल मार्फोलॉजी का दूसरा नाम है एनाटॉमी। पेलियोंटोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, एवोल्यूशन है, जेनेटिक्स है, जू जियोग्राफी है। दीज आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद एनवायरमेंटल रिलेशन। अब जो इकोलॉजी है वो क्या करता है, जानदारों का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करता है। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी है जिसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं, ये डेवलपमेंट को, जानदारों के डेवलपमेंट प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है जानदारों की बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ सेल, टिश्यू, आर्गन्स हैं जो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसको ये एक्सप्लेन करता है। मार्फोलॉजी है, ये जानदारों के स्ट्रक्चर को, उनकी फॉर्म को एक्सप्लेन करता है। एक्सटर्नल है और इसी तरह इंटरनल है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेगा जिसकी स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। इसी तरह पेलियोंटोलॉजी है, पेलियोंटोलॉजी देखता है जानदारों की जो रिमेनिंग है, आज से हजारों लाखों साल पहले जो जानदार दुनिया में मौजूद थे उनकी जो अब रिमेन्स हमें मिलती हैं, बाकियात मिलती हैं, जिनकी कार्बन डेटिंग करके, जिनकी हाफ लाइफ को मैयर करके हम उनकी एज को अभी पता चला सकते हैं। इसी तरह है हिस्टोलॉजी है, ये जानदारों की बॉडी में मौजूद जो टिश्यूज हैं, जैसे नर्वस टिश्यू है, मसल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यूज है। अगर हम प्लांट की तरफ चले जाए तो हमें एपिडर्मल टिश्यू नजर आएगा, जाइलम टिश्यू नजर आएगा, फ्लोएम टिश्यू नजर आएंगे, इन सब को ये एक्सप्लेन करता है। इसी तरह आगे जो एवोल्यूशन है ये जानदारों की एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को एक्सप्लेन करता है। इसी तरह जेनेटिक्स है, ये हेरिडिटी को एक्सप्लेन करता है। जू जियोग्राफी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, देखिए जू से मुराद है एनिमल, जियो से मुराद है अर्थ, और ग्राफी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये टर्म है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन नेचर। तो इन सब को ये क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये कुछ जनरल बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, आप लोगों ने फर्दर भी, हम इनको आगे जो फर्दर ब्रांचेस हैं उनको भी एक्सप्लेन करेंगे, इनको आप लोगों ने देख लेना है। और यानी कि ये जो पहला पेज है ये बता रहा है कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी में हम जानदारों को स्टडी करते हैं, तो जानदार भी क्या है, जानदारों के अंदर जो लाइफ पाई जाती है वो लाइफ क्या है। अब जानदारों की बॉडी के जो मुख्तलिफ, अब जो देखें ना, अब जब हम एक ऑर्गेनिज्म को उसके माहौल के साथ उसका ताल्लुक देखेंगे, जब उसी जानदार की हम डेवलपमेंट को देखेंगे, जब उसी जानदार में होने वाले फंक्शन को स्टडी करेंगे, और जब हम उसी जानदार की बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, जब उसी जानदार के जो आगे पहले जो उनके इंसेस्टर थे उनके जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं उनकी स्टडी करेंगे, उसी जानदार की बॉडी में मौजूद जो टिश्यूज हैं उनको स्टडी करेंगे, उसकी इंसेस्ट्रल हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, उसकी बॉडी में मौजूद उसके जो हेरिडिटी मटीरियल्स हैं उसको स्टडी करेंगे, और वो जानदार उसी स्पीशीज के या अदर स्पीशीज के जो एनिमल्स हैं वो दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद हैं। जब हम इन सब बातों को स्टडी करते हैं तो हम बायोलॉजी के अंदर इन ब्रांचेस का सहारा लेते हैं। इन ब्रांचेस में मौजूद उनसे रिलेटेड जितना भी नॉलेज होता है हम उस सब को स्टडी करते हैं। तो ये कुछ जनरल बातें हैं जो फर्स्ट चैप्टर के पहले पेज पे हैं।
आप लोग इसे डिटेल से स्टडी करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे कुछ जनरल बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, जैसे ये आप लोगों को नजर आ रही है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर ये आप लोगों को डायग्राम भी देखें, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ये आप लोग देखेंगे। अब देखें, ये आप लोगों को एक हेरिडिटी मटेरियल नजर आ रहा है, ये मैं जहाँ पे ये कर्सर लेके जा रहा हूँ ये डीएनए है, और ये आसपास क्या है, ये येलो कलर्स की ये प्रोटीन्स हैं। अब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हम लोगों ने क्या देखना है, मॉलिक्यूलर बेसिस को स्टडी करना है, उसकी मॉलिक्यूलर बेसिस की, उस सेल के अंदर उसके ऑर्गेनेलिज को हम किस लेवल पे स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी कि उस सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है, ऑर्गेनेलिज है, वो उसमें कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, आया कि वो डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, उस जानदार के अंदर जिस तरह का भी कोई भी बायोमॉलिक्यूल मौजूद है, जब हम उनको स्टडी करेंगे तो दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसी तरह नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। अब देखना, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग हैं, अपने एक इन्वायरमेंट के साथ हमारा एक रिलेशन है, तो इसके में हम क्या देखते हैं, उसके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट है, उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, इन सब बातों की स्टडी को क्या कहेंगे, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसके साथ साथ हम देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कौन आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, हम इसी से रिलेटेड वायरस को भी स्टडी करते हैं, प्रोटोजोआ को स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक अलगी, माइक्रोस्कोपिक फंगाई, इन सब बातों को स्टडी करते हैं जो कि हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, तो इन सब की स्टडी को क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। इसी तरह फ्रेश वाटर बायोलॉजी है। अब फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो देखेंगे फ्रेश वाटर क्या है। फ्रेश वाटर एक ऐसे पानी को कहते हैं जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन कम से कम होती है, और ऐसे पानी को जानदार अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेश वाटर। अब जिस जिस जगह फ्रेश वाटर मौजूद है, जिस बॉडी में मौजूद है, उसे कहेंगे फ्रेश वाटर बॉडीज, जिसकी एग्जाम्पल क्या है, रिवर, लेक्स, पोंड, केनाल, स्ट्रीम्स, इनके अंदर। अब हमने देखना है कि उस फ्रेश वाटर बॉडी का फिजिकल पैरामीटर क्या है, उसका केमिकल पैरामीटर क्या है। अब इन सब का उस फ्रेश वाटर बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके ऊपर उनका क्या असर है, उस फ्रेश वाटर बॉडीज में रहने वाले जानदार, आया कि वो एनिमल है या प्लांट है, उस फ्रेश वाटर के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिकल पैरामीटर के साथ उसका क्या इंटरेक्शंस है, इन सब बातों की स्टडी हम किस में करते हैं, फ्रेश वाटर बायोलॉजी में करते हैं। इसी तरह उसके बाद है मैरीन बायोलॉजी। अब इसमें मैरीन समुद्री पानी, यानी समुद्री पानी में जो जानदार रहते हैं, आया कि वो प्लांट है, एनिमल है, अलगी है, फंगाई है, बैक्टीरिया, यानी जानदारों के पांचों किंगडम में से कोई भी जानदार है जो मैरीन वाटर में रहता है, उसकी स्टडी को क्या कहेंगे, मैरीन वाटर बायोलॉजी या मैरीन बायोलॉजी कहते हैं। अब मैरीन बायोलॉजी के अंदर वही तमाम बातें आएंगी, फिजिकल केमिकल, जो वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो वहाँ पे कंपाउंड हैं, मिनरल्स हैं, वो उस जानदार के ऊपर कैसे असरअंदाज हो रही हैं। और आप लोगों को बताऊं कि जो मैरीन वाटर है, समुद्री पानी है, दुनिया में दो तरह से मौजूद है, या वो सी की शक्ल में जिसे छोटा समंदर यानी बहीरा कहते हैं, और जो ओशन है ये बड़ा समंदर है जिसे बहर कहते हैं, इनके अंदर ये पाया जाता है, और इन पानियों में पाए जाने वाले जानदारों की स्टडी को हम क्या कहेंगे, मैरीन वाटर बायोलॉजी या मैरीन बायोलॉजी। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। अब ये जो पैरासाइटोलॉजी है, ये पैरासाइट की स्टडी है। पैरासाइट की स्टडी में हम देखेंगे उस पैरासाइट का स्ट्रक्चर क्या है, वो पैरासाइट का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उस पैरासाइट की लाइफ हिस्ट्री क्या है, वो कैसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, इसी तरह उस पैरासाइट का अपने होस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, इन सब बातों की स्टडी को क्या कहेंगे, पैरासाइटोलॉजी कहेंगे। इसी तरह उसके बाद है ह्यूमन बायोलॉजी। अब ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम देखेंगे स्टडी ऑफ मैन, हम इनके इंसान की बॉडी का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसकी हिस्टोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, उसके बाद देखेंगे उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी एवोल्यूशन क्या है, उसका जेनेटिक्स क्या है, इन सब बातों की स्टडी को क्या कहेंगे हम लोग, उसकी सेल बायोलॉजी क्या है, उसका इकोलॉजिकल स्टडीज क्या है, यानी ह्यूमन से रिलेटेड कोई भी बॉडी का पैटर्न आएगा, इन सब की स्टडी को क्या कहेंगे, ह्यूमन बायोलॉजी का नाम देते हैं।
इसी तरह उसके बाद है सोशल बायोलॉजी। हम इसमें क्या देखते हैं, खास तौर पे ह्यूमन बॉडी का अपनी कम्युनिटी के अंदर आसपास के दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, इन सब बातों की स्टडी को क्या कहेंगे, सोशल बायोलॉजी का नाम देते हैं। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या देखते हैं, देखें जैसे इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो हम किस में कर रहे हैं, बैक्टीरिया के अंदर, यानी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, अदर ऑर्गेनिज्म को यूज करना है और ऐसी प्रोडक्ट्स बनानी है, ऐसी चीजें बनानी है जिसको हम यूज करके अदर ह्यूमन बीइंग्स की खिदमत कर सकें। जैसे बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन है। तो ये थी फर्स्ट एड बायो के पहले दो पेजेस की एक्सप्लेनेशन, जिसमें जनरल बातें एक्सप्लेन की गई हैं, कुछ बायोलॉजी की ब्रांचेस को एक्सप्लेन किया गया है। इसे भी आप लोग डिटेल से देखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ये जानदारों की तंजीम के दर्जात, यानी एक जानदार कैसे बना हुआ है, उस जानदार के अंदर किस तरह के सेल्स टिश्यूज मौजूद हैं। ठीक है, अब सेल टिश्यूज तो मौजूद है, अब हमने इसके और छोटे लेवल पे आना है कि वो जो सेल के अंदर ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली बनी होती हैं बायोमॉलिक्यूल की, और बायोमॉलिक्यूल बने होते हैं एटमों के यानी एलिमेंट्स के। तो हमने देखना है कि हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस are involved in maintaining life of even the simplest organism. In view of this, it is something to surprise find that of 92 naturally occurring chemical elements, only 16 are commonly used in forming the chemical compound from which living organisms are made, and these 16 bioelements are called bioelement। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे लिए इससे बड़ा सरप्राइज क्या होगा कि इस पूरी दुनिया के अंदर 92 कुदरती तौर पर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कुदरती तौर पर केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनमें से सिर्फ 16 ऐसे केमिकल एलिमेंट्स हैं जिनके मिलने से बायोमॉलिक्यूल बनते हैं, और उससे ऑर्गेनेली, और ऑर्गेनेली से क्या बनते हैं, सेल, और सेल्स के फिर फर्दर आपस में उनके मिलने से स्ट्रक्चर बनते हैं और एटलीस्ट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये वो एलिमेंट है जिनके मिलने से हम कह सकते हैं कि जानदार बने हुए हैं। तो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट। अब जो ये 16 बायो एलिमेंट है, उनमें से 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो एक जानदार की बॉडी का तकरीबन 99% टोटल मैस बनाते हैं। वो कौन से हैं, ये देखेंगे। 6 बायो एलिमेंट्स हैं, अकाउंट्स फॉर 99% ऑफ बॉडी मैस। इसमें ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% है, फास्फोरस 1% मौजूद है। यानी ये हमारी बॉडी में 99% मौजूद है। उसके बाद जो 1% हमारी बॉडी का मैस बनाते हैं, उनमें जो पोटासियम है वो 0.35% है, सल्फर है 0.2% है, क्लोरीन 0.1%, सोडियम 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, आयरन 0.004%, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, आयोडीन, ये ट्रेसेस हैं, ये बहुत कम मिकदार में है। लेकिन एक बात बताऊं, ये चाहे परसेंटेज इनकी ज्यादा है या कम है, ये सब लिविंग बॉडी को बनाने के लिए जरूरी है। और देखें, बॉडी बनी भी इन्हीं से हुई है, और यही एलिमेंट जो केमिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं वही हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी चलाते हैं। अब देखें, वो कह रहा है कि fact that same 16 elements occur in all living organisms and the fact that their properties differ from those in non-living worlds shows that bioelements have special properties which make them particularly appropriate as basis for life। अब वो कह रहा है कि यही 16 एलिमेंट जब ये एक लिविंग बॉडी बनाते हैं तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और होती हैं, और जब ये नॉन लिविंग में मौजूद होते हैं तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और होती हैं। Biological organization is not simple, it is a high degree of complexity because of which the living organisms are able to carry out a number of processes which distinguish them from the non-living things. A living thing has built-in regulatory mechanism which interact with the environment to sustain its structural and functional integrity। अब जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये सिंपल नहीं है, बल्कि इसमें तो बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पाई जाती है। पेचीदगी से मुराद ये है कि देखिए, ये एक लिविंग बॉडी उन चीज़ों से मिलके बनी हुई है जिनको हम आम आंख से देख ही नहीं सकते, एक चीज़ है, और वो इतने छोटे हैं कि उनके अंदर एक नई दुनिया आबाद है।
तरह तरह की ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। और फिर इस जब एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, खासतौर पे ह्यूमन बॉडी को ले लें, फिर उसकी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो एक बड़ी तरतीब से चल रहे हैं, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म से चल रहे हैं। अब हम आप लोग इस पेज को पढ़ेंगे डिटेल से। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग लेवल। अब हम इसको लोअर से हायर की तरफ चलेंगे। पहले हम इस टेबल से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होती है, सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हम इनको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। फिर ये आपस में मिलके केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, आयनिक बॉन्डिंग करते हैं या कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं। तो ये नहीं, उससे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलते हैं तो एटम बनता है। क्लियर? जब ये एटम आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, यानी ये एटम आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, आयनिक बॉन्डिंग करते हैं, उसके बाद है आयनिक बॉन्डिंग करते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। फिर जिस मॉलिक्यूल में एटम्स थोड़े होंगे वो माइक्रो होगा, जिसमें एटम्स की तादाद ज्यादा होगी वो मैक्रो बनेगा। जब यही बायोमॉलिक्यूल्स एक खास तरतीब से आपस में मिलते हैं और एक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं तो उसको कहते हैं हम ऑर्गेनेली। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है। और जब ये ऑर्गेनेली आपस में मिलती हैं तो एक सेल बनाती हैं। सेल को क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे कि आप लोगों को सामने नजर आ रहा है नर्व सेल। अब ये इन्हीं ऑर्गेनेली से मिलकर बना है। और जब ये सेल्स आपस में मिलते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो एक टिश्यू बनता है, जैसे कि न्यूरॉन सेल्स के मिलने से क्या बना है, नर्वस टिश्यू। उसी तरह जब ये टिश्यूज आपस में मिलते हैं, एक खास तरतीब से मिलते हैं और एक बॉडी का बड़ा फंक्शनल यूनिट बनाते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसको कहते हैं ब्रेन। ब्रेन यानी कि ये हमारी बॉडी का आर्गन होगा। और जब ये एक से ज्यादा आर्गन आपस में मिलते हैं और बॉडी के फंक्शंस को मजीद आगे बढ़ाते हैं तो ये बन जाता है एक आर्गन सिस्टम, जिसकी मिसाल है नर्वस सिस्टम। जब एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी के मिलते हैं, डाइजेस्टिव है, नर्वस है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसके बाद ग्लैंडुलर सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तमाम सिस्टम जब बॉडी के आपस में मिलते हैं तो एक ऐसी बॉडी बनती है जो अपनी बॉडी के तमाम फंक्शन परफॉर्म करेगी। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म लेवल। जब एक ही स्पीशीज, उसके बाद ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो उनकी स्पीशीज कहलाती है। और जब एक ही स्पीशीज के जानदार आपस में मिलते हैं और रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे जानदार बनाते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एक ही स्पीशीज के, तो ये कहलाएगा पॉपुलेशन। इसी तरह जब एक से ज्यादा स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं, एक से ज्यादा स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स एक जगह पर रहेंगे, जैसे यहाँ पे स्नेक है, हॉक है, बुशेज है, ग्रासेज है, तरह तरह की स्पीशीज है। जब ये एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगी, एक स्पेसिफिक यूनिट बना लेंगे किसी एरिया का, तो उसको हम लोग कहेंगे कम्युनिटी। और जब एक से ज्यादा कम्युनिटीज आपस में मिलती हैं, इस अर्थ के ऊपर रहती हैं, तो वो इस अर्थ का बना देती है इकोसिस्टम। और तमाम इकोसिस्टम आपस में मिलेंगे इस पूरे प्लेनेट अर्थ के ऊपर, हम कहेंगे भी फलां जगह पर जानदारों के मुख्तलिफ इकोसिस्टम, कम्युनिटीज, पॉपुलेशंस पाई जाती हैं, तो इस सब को कहते हैं बायोस्फीयर यानी लिविंग बॉडी। ये कुछ लेवल्स हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के, जिनको अब हम आगे मजीद एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन करके। इन लेवल को मैं एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में। यहाँ तक आप लोग ये देखें, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसकी ब्रांचेस हैं और बायो एलिमेंट्स का जिक्र है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा इन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को डिटेल से। अभी आप लोग इसको सुने, इसको समझें और अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में आके लाजमी पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।